नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश वधवा और आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सेक्टर 8 से, जहां एक सैनिक पिता की यूक्रेन में फंसे बेटे सत्यम और सागर की सकुशल घर वापसी हुई है। और इस खुशी में शहरवासी सत्यम के रिश्तेदार और पड़ोसी सत्यम से मिलने, उसका फूल मालाओं के साथ गर्मजोशी से स्वागत करने और उसका हालचाल पूछने के लिए उसके घर जमा हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सत्यम के माता पिता के चेहरों पर एक खुशी और देशभक्ति का भाव झलक रहा है। और सत्यम के पिता रमेश अरोड़ा हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा थामे किस प्रकार से भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सत्यम की बड़ी बहन अपने भाई के सकुशल घर वापस लौटने की खुशी में उसकी आरती उतार रही है। तमाम रिश्तेदार, नजदीकी और शहर के गणमान्य जन सत्यम के वेलकम करने के लिए सजे उसके घर में उसके वापस पहुंचने की खुशी में केक काट रहे हैं। सब खुश हैं और हो भी क्यों ना। उनके घर का चिराग, शहर का बेटा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भयंकर युद्ध के कारण उपजे हालातों के बीच वापस घर लौटा है। ऐसे में जहां हम आपको खुद सत्यम की जुबानी वहां के हालातों के बारे में, सत्यम के यूक्रेन से घर लौटने की जुबानी खुद सत्यम से सुनवाएंगे, वहीं सत्यम के नानी और सत्यम के पिता रमेश अरोड़ा, सत्यम की मां शशि अरोड़ा और भाई विनय ने सत्यम की सकुशल वापसी के लिए भगवान के साथ साथ जिला प्रशासन, विधायक सुभाष सुधा, सांसद नायब सिंह सैनी, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। यहां आपको बता दें कि सत्यम यूक्रेन के खार्किव शहर में वीएन कराजिल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस का छात्र है। वह 24 से 28 फरवरी तक युद्ध के कारण पैदा हुए हालातों के चलते बंकर में रह रहा था। 1 मार्च को वह खार्किव स्टेशन पर सुबह 7 बजे पहुंचा और 12 बजे उसे ट्रेन मिली। ट्रेन में सवार होकर वह अगले दिन 2 मार्च को सुबह 11 बजे लवीव शहर पहुंचा। इस दौरान रास्ते में 2 धमाके हुए, जिसमें परमात्मा की कृपा से वह महफूज रहा। लवीव से बाई बस वह पोलैंड से 2 किलोमीटर पहले पहुंचा, जहां पोलैंड बॉर्डर में प्रवेश करने हेतु हजारों लोग लाइनों में लगे हुए थे। वह भी 14 घंटे लाइनों में लगा रहा, वह भी -5 डिग्री टेम्परेचर में, आसमान से पड़ रही बर्फ और लगातार हो रहे स्नोफॉल के बीच। आखिरकार पोलैंड में उसकी एंट्री हुई और वहां मौजूद भारतीय एम्बेसी के अधिकारियों ने उनका पूरा मार्गदर्शन किया। जनरल वीके सिंह ने खुद सभी भारतीयों का मार्गदर्शन किया और उत्साहवर्धन भी किया। उन्हें होटल में ठहराया और उनकी इच्छा के अनुरूप उन्हें विमान से दिल्ली के लिए रवाना किया, जहां दिल्ली एयरपोर्ट से सत्यम के माता पिता उसे रिसीव करने पहुंचे और वह उन्हीं के साथ अपने घर पहुंचा है। पिछले कई दिनों से रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के हालातों के कारण जहां असंख्य भारतीय परिजनों के चेहरों पर एक चिंता की लकीरें देखने को मिल रही थी, क्योंकि उनके बच्चे जो एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन में थे, कब सुरक्षित घर वापस लौटेंगे। अच्छी खबर है कि धीरे धीरे सभी भारतीय बच्चे जो एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन में गए हुए थे, भारत सरकार के प्रयासों से, प्रदेश सरकार के प्रयासों से वापस अपने घर लौटने लगे हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के सेक्टर 8 में रहने वाले सत्यम और सागर आज अपने घर वापस कुरुक्षेत्र लौटे हैं। परिवार वालों ने उनका जहां स्वागत किया, शहरवासियों ने उनका स्वागत किया, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे आपने देखे। खूब सत्यम का स्वागत हुआ। अब हम सत्यम से जानेंगे कि आखिर वहां के क्या हालात रहे, वहां से वापस कुरुक्षेत्र आने तक का इनका सफर कैसा रहा। नमस्कार सत्यम। गुड मॉर्निंग। सत्यम, मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर हम बात शुरुआत से ही करें, क्योंकि जो इस समय हालात बन रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि अब यूक्रेन में एमबीबीएस करने के लिए गए कब थे, आपकी शुरुआत कब हुई थी? मैं यूक्रेन में एमबीबीएस करने के लिए 2019 में गया था, जनवरी में। तो 2019 से अभी तक 3 साल हो गए मुझे, मतलब पिछले महीने 3 साल कंप्लीट हो गए मुझे यूक्रेन में। तो इन 3 सालों में मतलब ये मान सकते हैं स्टार्टिंग के 1-2 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई जी। एक तो लॉकडाउन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी, फिर वो उस चीज़ की रिकवरी करी हमने। उस चीज़ की रिकवरी करने के बाद जब सब कुछ फ्लो पे आ गया जी, कहते हैं ना, गाड़ी दोबारा से ट्रैक पटरी पे आ गई जी। ट्रैक पे आने के बाद फिर से ये सिचुएशन ऐसी होगी कि थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी। तो जो यूक्रेन में जैसे आप जब पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय मुख्य रूप से आपकी क्लासें, जो बच्चे एमबीबीएस कर रहे थे, उन कक्षाओं पर कब से इस युद्ध का असर पड़ना शुरू हुआ, यानी कक्षाएं कब से बंद हो गई? तो एक्चुअली क्या हुआ था, जैन की लास्ट तक तो हमारी विंटर हॉलीडेज थे जी, और फेब की मिड तक तो क्लासेस लगी हमारी जी, और फेब 18 से मतलब डिस्टर्बेंस होनी स्टार्ट होगी थोड़ी सी क्लासेस। तो आप ये मान लो
24 से तो कम्प्लीटली बंद होगी। ऑफिशियल नोटिस आ गया कि 1 महीने की आप लोगों की छुट्टी है, ना ऑनलाइन क्लास होगी ना ऑफलाइन, तो हो ही नहीं सकती। मतलब ये तो ऑफिशियल नोटिस उस आ गया। समय जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे थे, हाँ। जैसे क्लासें बंद हो गई, हाँ। आप लोग हॉस्टल में होंगे, हॉस्टल से वो बंकर में जाने की स्थिति वो कब आ गई और क्यों आई? वो सर जिस दिन अटैक हुआ था 24 को, जी। उस दिन सुबह सुबह 4 बजे हम लोग सोए हुए थे। जी। तो एकदम से मतलब धमक के आवाज आई हमें। जी। तो एकदम नींद उठ गई हमारी। तो बाहर देखा तो कुछ ऐसे ऐसे न्यूज़ है कि ऐसे ऐसा हो रहा है, अटैक हो रहा है खार्किव पे। तो तुरंत 8-9 बजे तक हमने ऐसे ही बैठे रहे देखते रहे क्या करना है क्या करना है। फिर उसके बाद हमें न्यूज़ आई कि फटाफट अपना खाना वाना खाओ और नीचे जाओ बंकर में, वही सारा दिन वही रहना बंकर में तुम्हें। तो बंकर में लगभग कितने दिन रहे आप? बंकर में सर पिछला 1 हफ्ते से बंकर में क्या है। तो बंकर में खाने पीने की, सोने की क्या व्यवस्था थी? खाने पीने का 2-3 दिन तो हमने अपने सेल्फ अरेंजमेंट करी। जी। 2-3 दिन के बाद हमारा जो खुद का राशन था खाने पीने का, वो भी खत्म हो चुका था। मार्केट हम लोग जा नहीं सकते थे क्योंकि मार्केट जाना भी एक अपना अपने एक रिस्क था। जी। लाइन में जैसे आपको पता होगा जी, एक एक स्टूडेंट की डेथ हो गई। हाँ, जी। तो वो भी एक रिस्क था। मार्केट जा नहीं सकते थे हम लोग और खाने का भी सब कुछ खत्म हो चुका था। तो हम कंप्लीटली डिपेंड हो गए थे दूसरे पे कि हमें कोई खाना दे आके। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कम लाइक ब्रेड हो गए, जैसे जो जितना जो- बन जी, सकता जी। था उन्होंने उतना किया, जी। ताकि मतलब हम सर्वाइव कर सकें। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही खाने के उससे हमें प्रॉब्लम आ जाए। सत्यम, एक तरह से सोशल मीडिया पर काफी, क्योंकि आपने भी, जैसे हमने आप लास्ट टाइम खबर की थी, कुरुक्षेत्र के विधायक ने भी आपसे वीडियो कॉल के माध्यम से बात की थी, तो सोशल मीडिया पर तरह तरह के वहाँ के हालात दिखाए जा रहे थे। काफी जगह ये भी रहा था कि यूक्रेन की गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की, सैनिकों ने प्रताड़ित किया, पोलैंड बॉर्डर पे जाने में दिक्कत हुई, या जितने भी स्टूडेंट थे उनको बॉर्डर तक खुद अपने दम पर जाना पड़ा। वहां पर काफी उनसे मतलब चोर बाजारी, जैसे हम देसी भाषा में कहते हैं कि चोर बाजारी भी बड़ी हुई। जिस चीज का किराया 1000 रुपया था, उस चीज के कई गुना दाम वसूले गए। बच्चों के एटीएम कार्ड बंद हो गए थे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने उस स्थिति को भोगा है, देखा है, वहां सही हालात क्या थे? हालात तो सर लास्ट टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गए जी। थे, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि उनके खुद के जो लोकल पीपल थे, जी। लोकल लोग थे, वो खुद चाह रहे थे हमें कोई बचा ले। जी। हम तो फिर भी फॉरेन नेशन है, हमारे पास तो चलो अपना घर है, हम आ सकते हैं इंडिया जी। में। वो लोग कहाँ जाएंगे, वो किस कंट्री में जाएंगे, कौन उनका जानने वाला हो। तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कत थी, हमारे लिए तो थी। जी। उनके लोकल लोगों के लिए भी दिक्कत थी। वो लोग भी हमारी तरह बॉर्डर क्रॉस करके जी। दूसरे कंट्री में जा रहे थे। जैसे हम क्या पोलैंड में आए, जी। ट्रेन बड़ी मुश्किल से हमें मिली और वो लोग भी ट्रेन से ही आए। जी। तो उधर की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये थी कि पहले हमारे बंदे चले जाएं, यानी कि उनके लोकल जी। लोग यूक्रेनियन। तो इसी रीजन की वजह से हमें दिक्कत आई बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते। तो आप खार्किव में थे, खार्किव में तो खार्किव से पोलैंड तक का सफर कैसे? खार्किव से तो सर एक शहर है लवीव, वो बॉर्डर से मतलब 80 किलोमीटर है। जी। पहले हम लवीव तक गए। जी। वो कैसे गए, मतलब बाई रोड या बस, ट्रेन? बाय ट्रेन गए थे। रास्ते में कीव से होते जाती है ट्रेन। जी। और कीव का आपको पता ही है क्या बहुत, हालत हाँ चल रहे थे। जी। हमारी ट्रेन रात के 2 बजे कीव पहुंची थी, तो 2 बजे पूरे कंप्लीट लाइटें बंद करवा दी थी ट्रेन की। जी। बिल्कुल साइलेंटली ट्रेन निकली वहां से। और मतलब सबको खौफ क्या के कहना- साए में ट्रेन हाँ, निकली। खौफ के साए में निकली थी। जी। सभी को बोल दिया कोई आवाज नहीं करेगा, चुपचाप, अगर कुछ ऐसे वैसे अटैक की वो होती है सब नीचे हो जाना जी। ट्रेन के विंडो से, जी। नीचे रुक जाना सभी। जी। तो उसी खौफ से निकली ट्रेन कीव से होते हुए। तो खार्किव से आप किस तारीख को निकले थे? खार्किव से सर मैं 1 को निकला था। 1 मार्च को। हाँ जी सर। तो वहाँ पोलैंड कब पहुंचे? खार्किव से लवीव पहुंचे पहले हम। जी। अगले दिन पहुंचे 2 तारीख को जी। सुबह पहुंचे थे हम 10 बजे। जी। 10 बजे पहुंचने के बाद वहाँ पे जो टैक्सी वाले थे वो कुछ ज़्यादा ही पैसा हमको मांग रहे थे। ये मान लो इंडिया 80 किलोमीटर का जाने के लिए इंडिया के पर पर्सन, अगर इंडिया के कंपैरिजन किया जाए वहाँ की करेंसी का, पर पर्सन 10,000 मांग रहे थे। इतना बनता नहीं है वैसे। पर पर्सन 10,000। जी। और रूटीन में कितना होता था उसी चीज चार्ज? वही रूटीन में देखा जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं, ये कह सकते हैं कि 1000 मुश्किल से। मतलब 10 गुना ज्यादा। 10 गुना ज़्यादा। ठीक है। और बसेस वाले भी, बसेस मिल ही नहीं रही थी। ऑलरेडी स्टूडेंट इतने ज़्यादा खड़े थे वहाँ पे, उनके लोकल लोग भी थे, तो ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी हमें। तो सत्यम, जैसे माना जाता है कि रूस और भारत के कहीं ना कहीं संबंध अच्छे हैं। हाँ जी। युद्ध रूस और यूक्रेन में हुआ है, हाँ जी। कहीं आपको वहाँ ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि हालांकि पूरा, चाहे यूक्रेन के निवासी हो चाहे भारतीय, किसी भी देश के लोग जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, कहीं ना कहीं खुद को असुरक्षित तो महसूस कर रहे थे, लेकिन कहीं भारतीय स्टूडेंट को ये लगा कि रूस और भारत के जो संबंध अच्छे हैं, रूस जो हमला कर रहा है, कहीं ना कहीं उनको उस खतरे से कहीं ना कहीं थोड़ा बचाव है, कुछ ऐसा महसूस हुआ?
मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इंडियन स्टूडेंट पे इसका क्या इफेक्ट क्या इफेक्ट पड़ा? रशिया और जी जी इंडिया की जी जी रिलेशन जी अच्छे जी हैं। जी इससे सर इफेक्ट तो ये पड़ा कि जैसे कि डिप्लोमेटिक इफेक्ट हो सकता जी। है, मतलब में भी जैसे कहीं ना कहीं लोगों को भी इस चीज़ का पता है। दिक्कतें हमें सिर्फ ये आई कि ट्रांसपोर्टेशन में हमें प्रॉब्लम आ रही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रायोरिटी में वो अपने लोगों को रख रहे थे यूक्रेन। ट्रांसपोर्टेशन में। दूसरा, जैसे हम पोलैंड पहुंचे, जी। पोलैंड पहुंचने के बाद 16 घंटे हम लोग लाइन में खड़े रहे। और अगर मैं यूक्रेनियन होता, बॉर्डर अगर पे। मैं लोकल होता वहाँ, तो मैं तुरंत आधे या 1-2 घंटे में अपना एंट्री कर देता। ओके। तो इन चीज़ों की ज़्यादा दिक्कतें आई। तो मतलब ये भारतीयों के साथ ज्यादा किया गया, सभी यूक्रेन को छोड़कर जो भी किसी भी देश के नागरिक थे मतलब उनके ये किसी भी देश के नागरिक को, सभी के तो साथ, एक- फॉरेन नेशंस के साथ ऐसा किया एक गया ये भी वहाँ यहाँ सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही थी ना कि जिन वाहनों पर भारतीय तिरंगा लगा था उन्हें तंग नहीं किया जा रहा था, क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? पे। इस बात में बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि वहाँ पे जिस व्हीकल में तिरंगा लगा हुआ था, जी। तो रशिया आर्मी उसको बिल्कुल मतलब उससे दूर थी। मतलब उनको पता है कहीं ना कहीं इन व्हीकल पे नहीं हमने अटैक करना। तो जैसे सत्यम आपने बताया हाँ कि जी। 24 तारीख को हमला हुआ था जब हाँ जी। आप लोग बंकर में आए, हाँ जी। 24 से लेकर 1 तारीख को आप निकले, इन 4 दिनों में आप खुद को, आपके साथ जितने भी और स्टूडेंट थे, हाँ जी। कितना आपने मतलब अपने आप को असुरक्षित महसूस किया? कहीं एक भय था उस युद्ध के बीच में कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे, हम सुरक्षित घर लौटेंगे नहीं लौटेंगे? हाँ जी। क्या हालात थे उस समय? सर 3 बार तो ऐसी सिचुएशन आई थी, इतनी जोर के ब्लास्ट हुआ था 3 बार, तो ऐसा लगा कि अब तो बचेंगे ही नहीं। 3 बार। एक बार तो तब जब आ रहे थे रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, 2 ब्लास्ट हुए, ऐसा लग रहा था अब तो सभी गए। तो रेलवे स्टेशन में ब्लास्ट हुए थे? रेलवे स्टेशन के पास ब्लास्ट हुई थी, ठीक है। उस टाइम तो बिल्कुल ऐसा लगा अब तो बचेंगे ही नहीं, लेकिन सर किस्मत थी, ठीक है। बच के आगे। जी। हाँ जी। दूसरा? और दूसरा ब्लास्ट उससे पहले का, जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे, जी जैसे सेंटर से होते हुए गुजरना पड़ता है रेलवे स्टेशन जाने के लिए। तो हुआ क्या, जैसे हम सेंटर से गुजरे, तो हमारे ठीक गुजरने के 2-3 मिनट बाद सेंटर ही पूरा ब्लास्ट हो गया। अच्छा। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लकी मानता हूँ कि उस 2 मिनट 3 मिनट बाद हुआ, उस 3 मिनट पहले होता तो शायद दिक्कत हो सकती। और तीसरा भी ऐसा हादसा हुआ? तीसरा सर वो हुआ था, हम मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले तो एकदम हमारे, जैसे मैं रहता हूँ यूक्रेन में, बिल्कुल लास्ट मेट्रो स्टेशन है हमारा। जी। तो जहाँ मेन रोड है वहाँ पे, जैसे जी। रशिया बॉर्डर की रोड आ रही होती है, जी। तो जहाँ भी जो भी शहर में एंट्री करेगा वही एरिया से करेगा। जी। जैसे ही मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला तो मैंने पूरे टैंक्स देखे, रशियन टैंक्स अपनी जी। आंखों से, रशियन व्हीकल्स देखे, तो एकदम मेरे को लगा कि शायद अब तो मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल है। सामने से दूसरी कंट्री की फोर्स जा रही है। तो सत्यम, जैसे आप 3 साल से वहां हैं, हाँ जी सर। आपके मुताबिक जैसे जितनी आपकी जानकारी है, यूक्रेन के अंदर ऐसी कितनी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज हैं जहां हमारे इंडियन स्टूडेंट एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं? सर टोटल तो अराउंड 14-15 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मतलब वहाँ जहाँ बच्चे जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए। जो मेजर है, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है इंडियन, जी। वो एक तो खारकिव है और एक कीव है, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है अपने इंडियन। और इन्हीं 2 स्थानों पर ही ज्यादा युद्ध के कारण भयंकर हालात हुए। हाँ सर, क्योंकि ये 2 ही जैसे कीव सर कैपिटल कैपिटल है। है, और जो खारकिव है वो पुरानी कैपिटल थी यूक्रेन की, यूक्रेन। तो इसीलिए इन दोनों जगह पे ज़्यादा अटैक। तो सत्यम, जैसे अब धीरे धीरे बच्चे सभी घर वापस आ रहे हैं, हाँ सर। अच्छी बात है कि घर सुरक्षित लौट रहे हैं, भगवान करे जो बच्चे और रह गए वो भी सुरक्षित वापस लौटे, लेकिन कहीं इस चीज को लेकर चिंता है कि जिस आशा और उम्मीद के साथ, जिस लक्ष्य को लेकर हम डॉक्टर बनने के लिए गए थे, कहीं वो लक्ष्य हमारे को कब पूरा होगा, कितना समय लगेगा, क्या उसमें दिक्कतें आएंगी, कुछ उम्मीद नजर आ रही है? उम्मीद तो सर ऐसा, अभी जैसे 3 साल की एजुकेशन होगी, अभी तो ये तैयारी कर रहे थे अगले 3 साल क्या करना है। अभी अटैक होने से पहले ये मेंटेलिटी थी, क्योंकि 3rd ईयर कंप्लीट हो गया था, 4th ईयर स्टार्ट हुआ था हमारा, तो इस मेंटेलिटी के साथ हम लोग आगे क्या करना है, आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम देने हैं, क्या करना है, वो मेंटेलिटी के साथ हम लोग चले हुए थे। ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि स्टूडेंट ने कुछ ऐसा होगा, कोई भी स्टूडेंट एक्सपेक्ट नहीं करता ये चीज़ तो। लेकिन अब इस सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं एक है उम्मीद कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट हमें ऐसे ला के बीच में खड़ा कर देगी, ना तो वहाँ की गवर्नमेंट ऐसी है, ना हमारी इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसी है। अगर कल को ऐसी वैसी बात हो जाती है वहाँ पे, हम नहीं कंटिन्यू कर सकते, तो हम अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए यहाँ व्यवस्था की जाए कुछ, यहाँ मतलब जहाँ हमने जितना सब्जेक्ट वहाँ कवर अप किए, तो उसी हिसाब से उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ से कंटिन्यू करने का मौका दिया जाए। सत्यम, जितना समय आपके साथ साथ अन्य भारतीय स्टूडेंट ने वहाँ भोगा, युद्ध की इस विभीषिका को भोगा जितना भी, उस पूरे प्रकरण में चाहे हमारे जिला प्रशासन हो
या प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन सभी सरकारों का, प्रशासन का उन भारतीयों सभी छात्रों के प्रति पक्ष कैसा रहा? मतलब आप लोगों को पूरी मदद मिली सरकार की तरफ से, उनके नुमाइंदों की तरफ से, या कहीं अनदेखी की गई बच्चों की? देखो सर, अनदेखी कई स्टूडेंट्स को लगता है अनदेखी की गई है, जी लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्योंकि देखो सर, हर किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती जी। गवर्नमेंट, मेरा ही मानना है। जी अभी गवर्नमेंट से जितना बन सकता था गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है। अब जैसे हम लोग पोलैंड बॉर्डर से हम लोगों ने एंट्री किया, जी हमें बिल्कुल भी चेकिंग नहीं हुई हमारे, हम इवन हमारे बैग तक नहीं चेक हुए। हमने पोलैंड में एंट्री कर लिया और बिना किसी इंटरव्यू के हमें पोलैंड का शेंगेन वीज़ा मिल गया। जी। तो ये भी एक अपने आप में डिप्लोमेटिकली अपनी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जीत है। तो पोलैंड अपने से बच्चों को किसी को भी रिफ्यूज नहीं किया पोलैंड ने वीज़ा, किसी एक सिंगल बच्चे का भी। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि भारत के जो रशिया और हाँ। पोलैंड के साथ एक सकारात्मक संबंध है, हाँ। वो कहीं ना कहीं इस माहौल में काम आए हैं, बच्चों के, भारतीयों के हक में आए हैं। सर बहुत काम आया, क्योंकि जो बैकडोर में सर गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, वो हमें फ्रंट में नहीं दिखता। जी। ये भी एक, जैसे अब मैंने बताया आपको, जैसे पोलैंड में किसी एक सिंगल बच्चे को भी उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं किया वीज़ा, और प्रॉब्लम नहीं आया बॉर्डर क्रॉस करने में। दूसरी चीज़ ये है कि हमें गाड़ी आ गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एम्बेसी की तरफ से। एम्बेसडर साहब थे जो पोलैंड में, उन्होंने हमारे लिए स्पेशल गाड़ी भेजी वहाँ पे बॉर्डर पे। बॉर्डर से गाड़ी लेके हमें होटल में लेके गई। होटल में ले जाते ही हमें रूम दिया, रेस्ट कराया, उसके बाद हमें खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन किया उन लोगों ने कि तुम कब जाना चाहते हो फ्लाइट में। ठीक है। रजिस्ट्रेशन करते ही शाम को ही मेरी फ्लाइट होगी, और मतलब कल पोलैंड से आपकी फ्लाइट कब थी? कल मेरी पोलैंड से फ्लाइट थी रात के, आज अभी जैसे ये मान लीजिए आज से 24 घंटे पहले। तो मतलब पोलैंड से इंडिया का सफर आपका दिल्ली, आप दिल्ली एयरपोर्ट उतरे? हाँ सर, मैं दिल्ली। तो आपके साथ और लगभग कितने भारतीय स्टूडेंट पहुंचे? जिस फ्लाइट में मैं आया था तकरीबन उसमें 300 इंडियन स्टूडेंट आए थे सर। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं इस पूरे जो इस समय जो हालात बने, कहीं ना कहीं भारत की जो इमेज है, एक विश्व गुरु, जैसे हम कहते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, एक विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, कहीं ना कहीं एक बात यथार्थ होती नजर आ रही है, जो इस हालात में जिस प्रकार से भारतीय बच्चे, भारतीय नागरिक जितने भी हैं, वो सुरक्षित घर लौट रहे हैं। हाँ जी सर, सुरक्षित घर लौट रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है गवर्नमेंट अपने साथ है, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने हमें छोड़ दिया। जिस हिसाब से जो फैसिलिटीज़ हमें गवर्नमेंट ने पोलैंड में प्रोवाइड कराई, तो वो मतलब अपने आप में बहुत सही था। आज तक मैंने नहीं देखा, लेकिन अब मतलब मेरे को सत्यम में एक बात और भी उठती है कि जिस प्रकार आपने 3 साल वहां बिताए, अब आपने जैसे बात है कि जो हालात बने हैं, दोबारा से पढ़ाई कंटिन्यू होगी नहीं होगी, अगर नहीं होती तो हम अपनी सरकार से उस मांग रखेंगे। कहीं आपको लगता है जो हालात बने हैं इस समय, कहीं एक प्रश्न ये भी उठ खड़ा होता है कि भारत में जो मेडिकल शिक्षा है, जो एमबीबीएस की पढ़ाई है, वो इतनी महंगी है कि बच्चों को, उनके पेरेंट्स को ना चाहते हुए इस महंगी शिक्षा इंडिया में नहीं अफोर्ड कर पाते। यही वजह है कि वहाँ कई गुना फीस कम है, इसलिए वहाँ भेज रहे हैं, यूक्रेन जैसे देशों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। कहीं एक यहाँ एक बात मांग सरकार से ये भी उठती है कि भारत में भी ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, सस्ती शिक्षा होनी चाहिए, ताकि बच्चों को अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में ना जाना पड़े। सर ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इंडिया में जैसे आप ये मान लीजिए, अगर प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने हैं तो कम से कम 1 करोड़ का खर्चा है। अगर वही कोई बच्चा अगर फॉरेन कंट्री में जाता है, वहाँ से एमबीबीएस करके आता है, तो तकरीबन उसकी 20-22 लाख या 25 लाख में उसकी एमबीबीएस की डिग्री हो जाती है। और दूसरी चीज़, अब गवर्नमेंट की मतलब ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट को सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो उनको इंक्रीज करना चाहिए, ताकि बच्चों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। इंडिया में ही मतलब बच्चे एमबीबीएस कर लें, उनको इंडिया में ही अपॉर्चुनिटी मिल जाए बेहतर बनने की। तो आप लगभग कितने स्टूडेंट आपके जो सर्कल में थे, जहाँ पढ़ रहे थे खारकीव में, आपके साथ भारतीय स्टूडेंट और भी होंगे, आपके मुताबिक सत्य वहाँ लगभग कितने स्टूडेंट और रह गए जिनका भी घर लौटना बाकी है? मेरी नॉलेज में तो जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, मतलब 5-7 बच्चे होंगे। वैसे अगर डाटा देखा जाए तो 500-700 बच्चे अभी भी खारकीव में फंसे हुए हैं, जिस शहर में मैं था। तो जितने दिन आपने वहाँ बिताए इस भय के माहौल में, आपके परिजनों का आपके प्रति किस प्रकार से, एक होता है ना माँ बाप का बच्चों के प्रति जो भावना अपील तो होती है, क्योंकि आप एक फौजी के बच्चे हैं, कहीं आपके पिता का ये कहना था कि वो आपको हिम्मत लगातार बंधा रहे थे, वही हिम्मत आप अन्य बच्चों को बंधा रहे थे। एक माता पिता जो फौज में रहे हैं, उनके फौजी होने का कितना आपको लाभ मिला ऐसे माहौल में? सर इसका काफ़ी लाभ मिला, क्योंकि जैसे पिताजी फौज में थे तो शुरू से वो एक इन्वायरमेंट था, जो चीज़ें वहाँ देखी ऑलरेडी देखी हुई थी। जैसे आर्टिलरी जो होती है हमने बचपन से देखी हुई है,
जी। मिलिट्री वाले टेंट्स ये वो ये जैसे ब्लास्ट की आवाज़ें होती हैं, बचपन में सुनी हुई है क्योंकि प्रैक्टिस चलती रहती है मिलिट्री एरिया के पास। जी। तो इस चीज़ का इतना डर नहीं था। जी। बस ये था कि डर कि पेरेंट्स टेंशन ना ले, जी। मतलब कहीं ना कहीं उनकी टेंशन ना हो कि हमारा बच्चा मतलब उनको सेफ है या नहीं, कुछ हो तो नहीं जाएगा, उनके मतलब टेंशन ना हो, इस चीज़ का था मतलब ध्यान रखता था मैं। थैंक यू। जो भी उनको थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सत्यम, जो उस भय के माहौल से सुरक्षित घर वापस लौटे हैं, जिसका श्रेय वे अपने अभिभावकों को, प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को भी देते हैं। कहीं ना कहीं सत्यम से जो बातचीत हुई, इसमें एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि कहीं ना कहीं प्रदेश केंद्र सरकार को इस विषय में भी एक सकारात्मक कदम उठाने होंगे कि देश में शिक्षा, जो मेडिकल, खासकर मेडिकल की जो शिक्षा, उसमें कहीं ना कहीं सुधार किया जाए, ताकि हमारे देश के बच्चे देश में रहकर ही उस शिक्षा को ग्रहण कर सकें, उन्हें सस्ती पढ़ाई के चक्कर में या कम फीसों के मजबूरी के चलते विदेशों की ओर रुख ना करना पड़े और ऐसे हालातों का फिर से सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। माता जी, दोता वापिस आया है, घर सुरक्षित आया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हुआ है। मैं तो धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का, उन्होंने बहुत ही हमारे बच्चे के ऊपर कृपा की है। सुख से बच्चे आए हैं, बहुत उन्होंने भी हिम्मत की है, अपना घर आ गए हैं। यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो भगवान का रूप ही मोदी जी बन के आए हैं। कुछ उन्होंने भी, बच्चों ने भी अपनी रक्षा की है, कुछ मोदी जी ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं हमारे लिए। तो संत रूप बन के आए हैं, जैसे भगवान संतों से ऊपर ही मानते हैं। कई दिन से चिंता थी कि बेटा कब घर आएगा, आज आएगा। बेटा सुरक्षित घर वापस आया, अब कैसा फील है? बहुत ही खुशी हो रही है। आज हमारी जो है जान पड़ी है हमारी। मैं बहुत ही भगवान का, परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ, अपनी केंद्रीय सरकार का शुक्रिया अदा करती हूँ, भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का, मोदी जी का, और जनरल जो हमारे वीके सिंह जी हैं, उन्होंने बच्चों को पग पग पर सहयोग दिया है, चाहे खाने के लिए, चाहे रहने के लिए, पूरी व्यवस्था पे पूरी निगरानी की है। हम पूरा ही धन्यवाद करते हैं। अरोड़ा जी, फौजी का बेटा घर वापस लौटा है, कैसा लगा? जय हिंद सर, मैं आपके माध्यम से सारे देश को जय हिंद कहना चाहूँगा। और मुझे आज बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। पिछले 8-10 दिन से मैं सोया नहीं था, क्योंकि ये अटल सत्य है कि पुत्र मोह तो होता ही है, ये सबको होता है, ये कहने की बातें हैं कि नहीं, होता ही है। और रही बात देश की फौजी होने की बात, तो मैं बच्चे को यही सिखाता रहा दूर से भी कि अपना हौसला एकदम बुलंद रखना है और अपने आप को सुरक्षित रखना, और अपने आप को सुरक्षित रखना मीन्स देश को सुरक्षित रखना है। और जैसे हमारे सहयोग होता रहा यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के, जैसे हम कुरुक्षेत्र से हैं, नायब सैनी जी आए और सुधा जी आए और हमारे मोहल्ले के प्रधान जी आए, चाहे किसी भी पार्टी से हो, हमें पार्टी से मतलब नहीं है। एक सैनिक को किसी भी पार्टी से मतलब नहीं होता है, एक सैनिक को मतलब होता है देश से। जैसे कि मेरे हाथ में तिरंगा है, मुझे अपनी शान है, मुझे अपनी आन है, मुझे अपनी बान है, मुझे अपना गर्व है, और अपने देश के ऊपर गर्व है, और अपने लोगों के ऊपर गर्व है, और अपने नेताओं के ऊपर गर्व है। अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के अपने स्टेट लेवल, जैसे हमारे हरियाणा सरकार ने भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और अपना देश मोदी जी है तो मुमकिन है, आज विश्वजीत जानते हैं। जी सर, बेटा सुरक्षित घर लौटा है, एक अच्छी बात है। जी सर। अब बेटा जिन हालातों में लौटा है, पढ़ाई एक अधूरी है, जी सर। कहीं कोई चिंता भी है उस पढ़ाई को लेके कि आगे उसकी जो पढ़ाई बाकी रह गई है वो इस हालात में कैसे पूरी होगी? जी सर, ये तो बात सही है। हमने पूरी ज़िंदगी में एक घर बनाया था, हमने अपने बच्चों के लिए वो घर भी बेच दिया, अपने मतलब इसकी पढ़ाई के लिए हमने घर भी बेच दिया, अपनी मैडम के ज्वेलरी तक बेच दिया, भाई बच्चा डॉक्टर बने और देश की सेवा करे। लेकिन अभी मैं सरकार से, मोदी जी से, और अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के स्टेट लेवल से लेकर के सेंट्रल लेवल से सभी नेताओं को, अधिकारियों को मतलब एक अपने दिल से कहना चाहूँगा कि आप ठंडे दिमाग से सोचना कि हमारा क्या होगा, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा इनका। इसलिए आप इनके बारे में कुछ ऐसा ऑप्शन रखना कि वो अपना आगे पढ़ाई कर सकें। इसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगा, दिल से आभारी रहूँगा। अगर मेरी इसके लिए अगर देश को जान भी जरूरत होगी तो मैं 24 घंटे हाजिर रहूँगा। मोहित सागर घर लौटा है, विनय उसका सागर नाम है। विनय सागर आज घर लौटा है सुरक्षित,
ठीक ठाक खुशी एक आपने खूब उसका वेलकम किया है, तो कैसा एक महसूस हो रहा है कि एक छोटे भाई के सर बहुत ही अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मतलब जैसी फीलिंग आई नहीं है कभी आज तक, क्योंकि इतनी खुशी हो रही है। इतने दिनों से भाई फंसा हुआ था, इतनी दिक्कतें झेल रहा था, बंकरों में फंसा हुआ था। तो मतलब जब आया, रिश्तेदारों ने सपोर्ट किया, फैमिली मेम्बर्स ने सपोर्ट किया, पड़ोसियों ने, सब ने सपोर्ट किया, भाई तू आ जा, अपनी सुरक्षित आ जा, बस सारे ही उसके लिए प्रे कर रहे थे। तो मतलब हमारी प्रे कामयाब हुई, तो वो आ गया। तो इतनी खुशी हो रही है कि बयान नहीं कर पा रहा हूँ।